स्टूडेंट्स, हाउ आर यू और व्हाट अबाउट योर स्टडी? अच्छी जा रही होगी। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ के करना है। मैं आपको पहले भी बोला था, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के करोगे, उसकी फिजिक्स समझ के करोगे, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12 फिजिक्स। टॉपिक्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। लेट अस स्टार्ट। हाँ, इस पेज पे अभी हम बात करेंगे जो एटलीस्ट इस चैप्टर में हम अब तक पढ़ चुके हैं, प्रीवियस फिजिक्स एंड प्रेजेंट डे फिजिक्स। आज जो पढ़ने वाले हैं दोनों में थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और किरचॉफ्स करंट रूल, लॉ कहिए, करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये पढ़ चुके हैं। और किरचॉफ करंट लॉ आप याद करिए। इन ए सर्किट एट ए जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होता है। इन ए लूप इन ए सर्किट, क्लोज लूप इन ए सर्किट, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। तो इन दोनों को यूज करके आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सर्किट पढ़ेंगे जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। साइंटिस्ट व्हीटस्टोन के नाम पे, फिजिसिस्ट व्हीटस्टोन के नाम पे, और इसी के बेस पे एक अप्लायंस बनाया जाता है जिसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। और मीटर ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब आज एप्लीकेशन पार्ट में है, हम जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे काम कहाँ आती है वो देखना है आज हमें, उसका एप्लीकेशन देखना है आज हमें। लैब में एक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होगा, जब स्कूल खुलेंगे आप देखना कि वहाँ एक मीटर ब्रिज आपको मिलेगा, और वो कैसे काम करता है उसको आज हम स्टडी करेंगे। और बड़ा ही आसान है, स्टार्ट कर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है इसकी थोड़ी बात करेंगे। तो अबाउट यू कैन से अराउंड 1843 द फिजिसिस्ट व्हीटस्टोन डिजाइंड ए सर्किट कॉल्ड ए ब्रिज सर्किट। तो इसको ब्रिज सर्किट कहा गया और व्हीटस्टोन के नाम पे से व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहा गया, विच गेव एन एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। और ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, राइट साइड में हमने बना के रखा है पहले, ये अननोन रेजिस्टेंस, एस यहाँ पे अननोन, पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस है, जिनमें एस अननोन है। इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो मेथड हमें पढ़ना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा अगर कोई पूछे आपसे, तो यू कैन से द व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज यूज्ड for measuring one unknown resistance in terms of other 3 known resistances। तो यहां पे हम एक unknown resistance S जो यहां पे दिखाया है इसको कैलकुलेट करेंगे in the terms of another 3 unknown resistance, known resistances, that is PQR। तो कोई पूछ सकता है आपसे कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, आपके व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की, तो आप कह सकते हो एज शोन इन फिगर। थोड़ा डिस्क्राइब करना है पॉइंट वाइज। फिगर ए, तो यहां पे आप बता सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज पी क्यू आर एंड एस कनेक्टेड टू फॉर्म द आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ A पॉइंट लिया है, ये रेजिस्टेंस है B और A के बीच में P, A और B के बीच में P, और A और D के बीच में R रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो राइट में, D और C के बीच में S रेजिस्टेंस, और B और C के बीच में Q रेजिस्टेंस। और हमें S कैलकुलेट करना है, R वेरिएबल है, वेरिएबल होता तो वहाँ एरो लगाया है हमने डायरेक्ट में, देखे। और यहाँ ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, इसमें एक डायगोनल के थ्रू हमें सेल लगा देना है इस अरेंजमेंट में, और एक की के साथ, और एक के थ्रू हमें गैल्वेनोमीटर लगा देना है एक की के साथ। तो ये थोड़ा सा मैशी हो जाए दोनों चीजों को, तो इसलिए AC के बीच में जो सेल लगा है वो बाहर दिखाया हमने, तो जिससे आसानी से समझ आ जाए। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसकी 4 आर्म 4 रेजिस्टेंस से बनी है।
और एक डायगोनल के थ्रू आपने सेल लगाया है, दूसरे डायगोनल के थ्रू आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट सी एंड सी, ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। तो एक क्वाड्रिलेटर और उसके डायगोनल्स के थ्रू एक डायगोनल के अलोंग सेल, दूसरे डायगोनल के अलोंग गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। So the principle is the resistances are so adjusted that no current flows through the galvanometer, नो डिफ्लेक्शन कंडीशन। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ना, एस को तो हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अननोन रेजिस्टेंस है, लेकिन पी क्यू आर ये नॉन रेजिस्टेंस है, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू बदल सकते हैं। तो इसका मतलब इन रेजिस्टेंस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन दिखा दें। तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं की क्लोज करता हूँ, करंट फ्लो करनी शुरू कर देगी, सेल से ए पॉइंट पे जाएगी तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ए बी आर्म में मान लीजिए I1 जा रही है, एडी आर्म में I2 जा रही है। तो हम ऐसे रेजिस्टेंसेज को एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो, यानी कि इधर से करंट अगर मैं IG कहूं तो वो जीरो हो जाए। तो उस केस में जो I2 करंट है और ये IG में पार्ट हो गई, तो यहां मान लीजिए हम कह रहे हैं कि I4 करंट है और इधर मान लीजिए I3 करंट जा रही है। तो इस तरह से एडजस्ट हो और यहां मिलकर फिर करंट हो गई। तो हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिखाया है। क्लियर है? अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, रेजिस्टेंस को हमने एडजस्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, तो हम द ब्रिज इज देन सेड टू बी बैलेंस्ड। तो ब्रिज को कहेंगे बैलेंस हो गया। इन बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q बराबर होता है हमेशा R अपॉन S के। तो इट इज, ये जो इक्वेशन आपको मिली, वन इक्वेशन, इट इज नॉन एज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो P अपॉन Q हमेशा R अपॉन S के बराबर होगा। तो इट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और इसी को यूज करके हम S कैलकुलेट कर सकते हैं। P, Q और R हमें पता होगा। तो इसका प्रूव कर लेते हैं इसे। तो प्रूफ, और यहां प्रूफ में हम अब KCL और KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और देखते हैं कैसे करते हैं। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन सर्किट है हमारे पास, बैलेंस कंडीशन हमने सेट कर दी, यानी कि हमने P, Q और R की वैल्यू ऐसे एडजस्ट की कि हमारा सर्किट बैलेंस हो गया, यानी कि नो डिफ्लेक्शन आ गया। दैट इज IG इज इक्वल टू जीरो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ गया। देन अप्लाइंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ, on points B and D, we get क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए आप। जैसे यहाँ A से B I1 करंट जा रही थी, ऊपर से IG करंट आ रही थी, I1 प्लस IG को I3 होना था, यानी कि I3 बराबर क्या होता है यहाँ पे I1 प्लस IG, लेकिन IG तो जीरो है, तो इसका मतलब I3 इज इक्वल टू I1 या I1 इज इक्वल टू I3। एंड ऐसे ही D पॉइंट पे अगर हम I2 करंट पीछे से आ रही थी तो ये IG जा रही थी और इसी में से I4 निकल रही थी। D पॉइंट से अगर हम करंट लो को यूज, लेकिन IG तो जीरो है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट I2 इज इक्वल टू I4। तो हम KCL को अप्लाई किया पॉइंट B और D पे और हमें ये रिलेशन मिल गया कि I1 इज इक्वल टू I3 होगा और I2 इज इक्वल टू I4 होगा। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नाउ अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल, टू द क्लोज्ड लूप्स। एक हमने क्लोज लूप ले लिया, मान लीजिए A B D A, एंड दूसरा क्लोज लूप ले लेते हैं, मान लीजिए हम B C या C से शुरू कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, C B D C। अब देखिए A B D A में अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाता हूं, A से B गए, फिर D गए, फिर A आ गए, तो ये हो गया A से B जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस I1P, IG जीरो है और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मैं अगर G मानूं
तो आई जी इंटू जीरो, आई जी जीरो हो गया। और डी से ए जब आएंगे करंट के अगेंस्ट आएंगे तो ये हो गया आपका पॉजिटिव लोगे आई टू इंटू पी को, आई टू इंटू आर को, दैट इज जीरो। और इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर। तो ये इक्वेशन मान लीजिए ए इक्वेशन हम कह सकते हैं, ए इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम देखते हैं दूसरा लूप सी बी डी सी। तो जब सी से बी के डायरेक्शन में करंट के अपोजिट आएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा आई थ्री इंटू क्यू रेजिस्टेंस है। फिर आप बी से डी जाएंगे, करंट की वैल्यू जीरो है, इंटू जी आपने गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस लिया है। और फिर आप लूप को पूरा करेंगे डी से सी के डायरेक्शन में तो आई फोर इंटू एस, तो ये जीरो हो गया वोल्टेज रूल से। तो यहां अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो आई थ्री क्यू इज इक्वल टू आई फोर एस, इक्वेशन नंबर बी। या इसी को हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, जब हमें पता है आई थ्री इक्वल टू आई वन है तो आई वन क्यू, आई थ्री की जगह आई वन लिख सकते हैं यहां से, और आई फोर की जगह आई टू लिख सकते हैं, आई टू एस। तो ये इक्वेशन आप बना दीजिए, बी इसको बना दीजिए। तो एक बार देख लीजिए ऊपर से, ये एक अरेंजमेंट है। एक क्वाड्रिलेटरल में हमने 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं, जिसमें एक में एक अननोन रेजिस्टेंस है एस, यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ए और सी के अलोंग हमने जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, उसके अलोंग हमने सेल और की लगाया है। और बी और डी के बीच में हमने गैल्वेमीटर और एक की लगाई है। और इसमें हमने केसीएल और केवीएल को यूज करके इक्वेशन ए और बी गेट किया है। इक्वेशन ए और बी को अगर हम डिवाइड कर दे, इक्वेशन ए से बी को डिवाइड करिए तो आई वन से आई वन कट जाएगा, आई टू से आई टू कट जाएगा, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो फ्रॉम डिवाइडिंग या फ्रॉम इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो जब हम इक्वेशन ए को बी से डिवाइड करेंगे वी विल गेट पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो ये इक्वेशन हो गई, और यू कैन से दिस इज आवर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस को। जब हमें एस अननोन है तो हम एस इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लेंगे। इसे दूसरी फॉर्म में लिखा है, बस यहाँ पे एस को यहाँ लेके गए और ये हो गया क्यू अपॉन पी इंटू आर। तो इक्वेशन सेकंड ए ही है। तो बस ये आपको प्रूव हो गया, और इस फॉर्मूले से हम एस कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रूव हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का। इसे नल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इसमें इसको जब प्रिंसिपल अप्लाई होगा उस टाइम पे गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। तो नो डिफ्लेक्शन कंडीशन कहिए, नल डिफ्लेक्शन कंडीशन कहिए, या कहिए ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो सिंपल, इन बैलेंस कंडीशन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू होता है आर अपॉन एस। क्लियर? तो ये अगर समझ के आप करोगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ध्यान से करना है। अब अगर हमने ये समझ लिया तो हम मीटर ब्रिज की बात करेंगे, वो डिवाइस जो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे काम कर रहा है। तो ये राइट साइड में जो फिगर ये है, दिस इज आवर मीटर ब्रिज। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? तो इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। इट मीन्स दैट इज व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड P अपॉन क्यू इज इक्वल टू होता है R अपॉन एस। ये हमने पढ़ा है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। P और Q रेजिस्टेंस यहाँ होंगे और R और S यहाँ होंगे, और कैसे होंगे वो अभी हम यहाँ पे इसको समझेंगे। तो हमने अभी पढ़ के आए हैं A B C D। नीचे फिगर B देखिए, ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें हमने A और बी के बीच में पी रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच में क्यू, और ये और डी के बीच में आर, और डी और सी के बीच में ऐसी है। अभी मैंने पढ़ा था, और ये हमने सेल लगाया है ई, एक खी के साथ। तो देखिए, ये ध्यान से देखने, इसी सर्किट को हम यहाँ बना रहे हैं। ए और सी पॉइंट देखिए, ये है एक वायर होता है 1 मीटर का, ए और सी वायर, ए पॉइंट सी पॉइंट। ध्यान से देखिए, 1 मीटर का वायर होता है। इसमें एक सेल लगा देते हैं, जो हमारा यहाँ पे सेल है व्हीटस्टोन ब्रिज में, और ये की K1 है। अब ये और दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखूं तो ए पॉइंट से हम एक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं। एक तो ए से सी की डायरेक्शन में इधर से डायरेक्ट वायर है, जिसके थ्रू हमने सेल लगा दिया है, और हम एक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं ए और सी के बीच में, लेकिन ये दूसरा रास्ता इधर से,
तो ए और सी के बीच में कॉपर स्ट्रिप होती है जिसमें दो गैप रखे जाते हैं बीच में। एक में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है जो आर रेजिस्टेंस का काम करेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का, और दूसरे में डी यहाँ पे जो दूसरा गैप के बीच में हम एस रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो डी पॉइंट लेंगे हम, यहां से ए से सी चले और ये जो कॉपर स्ट्रिप के बीच में पॉइंट होगा डी, यहां से एक गैल्वेटर और एक की K2 के साथ हम इसमें एक जॉकी लगा देंगे और इस जॉकी से हम इस AC वायर पे इसे स्लाइड कर सकते हैं। इस जॉकी को, कॉपर की एक रॉड होती है उसमें आगे का थोड़ा शार्प एंड होता है, उसी को जॉकी कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, ये अरेंजमेंट में अगर इट कंसिस्ट ऑफ मैंगनीज कॉन्स्टेंटन वायर AC, तो कंस्ट्रक्शन आप इसके पॉइंट्स को समझा सकते हैं। थोड़ा यहां मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसको, एज शोन इन फिगर, शोन इन फिगर ए। तो इसमें क्या होता है, एक कॉन्स्टेंटन, एक कंसिस्ट ऑफ मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन वायर AC ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसीलिए हम इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होना चाहिए, ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेच टॉट, खींचा मतलब इसे लूज वायर नहीं, टॉट होना चाहिए, एंड क्लैम्प्ड बिटवीन टू थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स बेंट एट राइट एंगल्स एज शोन इन द फिगर। और इस AC वायर को हम क्लैम्प कर देंगे इस कॉपर स्ट्रिप से, ये इधर देखिए कॉपर स्ट्रिप के नीचे इसको क्लैम्प कर दिया जाता है। द मेटेलिक स्ट्रिप हैज 2 गैप्स, ये मेटेलिक स्ट्रिप लगाई हमने A और C के बीच में, लेकिन इस रास्ते से ध्यान से देखना इधर से, उसमें 2 गैप छोड़ दिए हमने बीच विद 2 गैप्स। इस एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे जो आर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जितने की निकालते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारी कीज लगी होती हैं कॉपर की, अगर हम जिस की को निकाल देते हैं उतना ही रेजिस्टेंस आपके सर्किट में आ जाता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये आर भी कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आर का काम करेगा। और यहाँ इस दूसरे गैप में हमने एस रेजिस्टेंस लगाया जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इस सेल ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी थ्रू ए की, एक सेल लगा दिया हमने ए और सी पॉइंट के बीच में, ये सेल है और ये की K1 है। ऑन द एंड ऑफ द गैल्वेटर, वन एंड ऑफ द गैल्वेटर G इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द मेटेलिक स्ट्रिप, ए और सी के बीच में जो ये मेटेलिक स्ट्रिप लगाई है हमने जिसमें 2 गैप थे, इसके मिडवे पे एक पॉइंट होगा D, यहां से हम गैल्वेटर को कनेक्ट करेंगे। और द अदर एंड ऑफ द गैल्वेटर इज कनेक्टेड टू ए जॉकी, जॉकी का मतलब होता है कॉपर स्ट्रिप जो आगे से शार्प होती है, और उसमें एक की भी लगा देंगे गैल्वेटर के साथ, और इसको हम इस वायर पे स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। अब वर्किंग कैसे होगा इसका, अब कंपेयर करके देखिए, अगर मैं इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से कंपेयर करूं तो ध्यान से देखने, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, ए और सी तक जाने, यहां नीचे सेल है ए और सी के बीच में, तो ये लगा दिया, ए और सी के बीच में सेल ई और K1, ध्यान से देखिए ये लग गया। और इसी की फॉर्म है, देखो ए से बी, पी पॉइंट है, तो ए से जहां जो कि ए से सी वायर के बीच में बी पॉइंट आएगा जहां हमारा गैल्वेटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो वो जहां आपका बैलेंस पॉइंट आएगा वो पॉइंट बी हो जाएगा। ए और बी के बीच में पी रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में पी रेजिस्टेंस, बी और सी जहां बैलेंस पॉइंट आपका आया है गैल्वेटर में, बी और सी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस, तो बी और सी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस, ए और डी के बीच में आर रेजिस्टेंस, इधर देखिए ऊपर देखिए स्ट्रिप में ए और स्ट्रिप के बीच का पॉइंट डी है, तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया तो आर रेजिस्टेंस वेरिएबल। और डी और सी के बीच में, यहां से देखिए डी और सी के बीच में एस रेजिस्टेंस है, तो यहां पे भी डी और सी के बीच में एस रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए बिल्कुल इसकी ये इक्विवेलेंट है और इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी कि इक्विवेलेंट है दोनों, दिस इक्विवेलेंट टू दिस, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो प्रैक्टिकल फॉर्म है, इक्विवेलेंट है और बिल्कुल सेम सर्किट आपका बना है तो उसी तरह से काम करेगा। तो ऑन प्रेसिंग के, तो जब हम प्रेसिंग करेंगे K1 की तो करंट शुरू हो जाएगा। एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ R, तो जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा था वो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आर की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे एंड मूविंग जॉकी को अगर हम मूव कराएंगे, एंड मूविंग जॉकी ओवर द वायर AC, ओवर द वायर AC वी गेट, तो तब तक हम इसको चलाएंगे जब तक गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। वी गेट ए पॉइंट B
point B for null deflection for null deflection in the galvanometer. In the galvanometer. ठीक है, देन इसका मतलब बैलेंस कंडीशन आ गई आपकी. देन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज is achieved, and then using Wheatstone bridge principle we can write P upon Q is equal to R upon S. लेकिन P रेजिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखें. P रेजिस्टेंस है जो AC वायर है उसके एक पोर्शन का रेजिस्टेंस, A से B का रेजिस्टेंस. अगर ये L लेंथ है A से B के बीच में और ये 100 सेंटीमीटर का हम वायर लेते हैं तो B और C के बीच में 100 माइनस L लेंथ हो गई. तो अगर रेजिस्टेंस A और B के बीच में P है इस वायर का, कॉन्स्टेंटन या मैंगन का जो AC वायर है इसके AB पोर्शन का रेजिस्टेंस P है तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू L. Q का रेजिस्टेंस होगा, Q जो रेजिस्टेंस होगा वो B और C पॉइंट के बीच में होगा, ध्यान से देखिए, और ये प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L के. तो हम लिख सकते हैं P अपॉन Q, यहां लिख सकते हैं, बट P अपॉन Q किसके बराबर है, रेजिस्टेंस ऑफ AB पोर्शन ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ BC पोर्शन ऑफ वायर. ठीक है, और ये अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस से इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा लेता हूं और इसकी लेंथ L है तो ये भी वायर का रेजिस्टेंस सिग्मा L, और BC वायर का रेजिस्टेंस वही वायर है, सेम वायर है, तो सिग्मा इंटू 100 माइनस L. तो यहां से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा. सिग्मा हमने लिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर AC, तो ये हो जाएगा P अपॉन Q की वैल्यू L अपॉन 100 माइनस L. तो ये इक्वेशन 1 में हम इसे रख देंगे तो R अपॉन S निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 कहूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो P अपॉन Q की जगह आप L अपॉन 100 माइनस L लिख सकते हैं और आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. S इज इक्वल टू आ जाएगा आपको Q अपॉन P का मतलब 100 माइनस L अपॉन L इंटू R. और R वो रेजिस्टेंस है जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स में से की निकालोगे, वहां जहां की जब निकालते हो वहां लिखा होता है कितना रेजिस्टेंस आपने इसमें से निकाला, तो R की वैल्यू आपको वहां पे लिखी हुई मिलेगी डिवाइस के ऊपर, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स कह रहे हैं, ये वाला डिवाइस. इसमें से जितने की निकालोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा होगा. तो R हमें पता चल गया, L लेंथ हमने यहाँ पे बैलेंस पॉइंट ले लिया, L आ गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू R करके हम S कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये इसका वर्किंग हो गया. तो सिंपल है. अगर मैं देख लो, एक बार दोबारा देख लो, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 रेजिस्टेंस थे, बीच में गैल्वेटर था और दूसरे डायगोनल में सेल था. वही हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली बनाया है. A और C वायर लिया है कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का 1 मीटर लेंथ का, और A से C तक जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक कॉपर स्ट्रिप से जिसमें 2 गैप हैं बीच में, और एक इस वायर से AC से, और हमने इस गैप में एक रेजिस्टेंस R लगा दिया कॉपर स्ट्रिप के और दूसरे में S लगा दिया. जैसे मैं निकालना है R की जगह हम रेजिस्टेंस बॉक्स निकाल सकते हैं. इसमें की लगी होती है, जितनी की निकालोगे उसके सामने लिखा होता है जितना रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया. अब सेल को अगर की ओपन कर दोगे तो A पॉइंट पे करंट आएगी. करंट A पॉइंट पे आने के बाद 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो A से C के डायरेक्शन में सीधे ABC की तरफ को जाने के लिए ABC, और दूसरा ADC इधर कॉपर स्ट्रिप से जाने के लिए. तो जैसे हमने नीचे लिया था बिल्कुल सेम अगर हम कंपेयर करके देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है आपका ये मीटर ब्रिज. तो क्लियर है. और इस तरह से जब हम नो डिफ्लेक्शन कंडीशन ले लेंगे, यानी कि जब हम गैल्वेटर के आगे जो की लगी हुई है उसको चलाते रहेंगे वायर पे और R की वैल्यू निकाल लेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से. S को तो हम बदल नहीं सकते, उसे तो कैलकुलेट करना है, तो हम नो डिफ्लेक्शन कंडीशन गेट कर लेंगे, यानी कि तब तक चलाते रहेंगे जब तक गैल्वेटर 0 डिफ्लेक्शन नहीं दिखा. और जब गैल्वेटर में 0 डिफ्लेक्शन दिया है तो P अपॉन Q हो जाएगा R अपॉन S, और P अपॉन Q हमें पता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होंगे. P
ए बी लेंथ के बराबर यानी कि रेजिस्टेंस, तो वो एल के प्रोपोर्शनल, और जो क्यू है वो बी सी लेंथ के बीच में जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल। तो पी अपॉन क्यू एल अपॉन 100 माइनस एल, इक्वेशन 1 और 2 से हमें एस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपको कोई कह सकता है डिटरमाइन ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एस वायर जो है आपका, आप इसका डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो एस जो वायर, यहाँ पे एस वायर है, आर की जगह एस लिया है हमने, और रो उस वायर का रेजिस्टिविटी, एल उसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे किसी डिवाइस से, और ए उसका हम स्क्रू गेज से डायमीटर निकाल के हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी ऑफ वायर एस भी निकाल सकते हैं, और ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल अगर करें, लेंथ निकाल लें वायर की, इसका एरिया निकाल लें, और इस तरह से हम उस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो निकाल सकते हैं, एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो बस ऐसे एक बार कैलकुलेट हो गया, लेंथ निकालो, उस वायर की रेडियस निकालो, और आप उसके रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर जो भी आ गई आपकी। क्लियर है? तो इस तरह से आप वायर की रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। तो ये आपने क्वेश्चन किया। ये चीज ध्यान रखना, जब मीटर ब्रिज वायर में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक चीज साथ के साथ कर लेते हैं, एन एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल वुड नेचुरली रिजल्ट इन द एरर ऑफ एस। तो अगर हमने एल को मापने में एरर कर दी मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट, तो एस में भी एरर आ जाएगी। इट कैन बी शोन दैट परसेंटेज एरर इन एस कैन बी मिनिमाइज्ड, डेल्टा एस अपॉन एस कैन बी मिनिमाइज्ड। ये मिनिमाइज्ड होगा अगर एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो जो एसी वायर है वो 100 सेंटीमीटर का, अगर आप मिड पॉइंट, जब बैलेंस पॉइंट हम निकालते हैं, अगर वो बिल्कुल मिड में निकालेंगे तो हमारे एस को कैलकुलेट में मिनिमाइज्ड एरर होगी। ये बड़ा ही, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। तो आपसे कोई पूछेगा कि एरर कम से कम कब होगी, जब हमारा बैलेंस पॉइंट एसी वायर के मिड में आए, तो एरर विल बी मिनिमाइज्ड। इस टाइम पे आपके एस के कैलकुलेशन में मिनिमम एरर होगी। ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखना। तो आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा और मीटर ब्रिज पढ़ा दोनों, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म आपकी मीटर ब्रिज है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द फिगर सो दैट देयर इज नो करंट इन 50 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, एक आर जो हमें निकालना है, और 3 और दिए हैं, और एक 5वां रेजिस्टेंस 50 ओम का दिया है, इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रही है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो एग्जीक्यूशन देखें। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सर्किट को ऐसे बनाऊं, ये सेल है आपका, ये की है, और ये पॉइंट है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को ए नाम देता हूं, इसको सी नाम दे देते हैं। चलिए, तो ए से एक रेजिस्टेंस देखिए यहाँ 10 ओम, और दूसरा है आर, और इससे फिर सी पॉइंट तक गए हैं, तो ये रेजिस्टेंस है, और एक हम ये रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट, यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम यहां बना रहे हैं। तो ऊपर वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बन गया। देखिए ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, बस उसका आपने थोड़ी सी शेप चेंज की है बनाने में। और 20 ओम, और ये 40 ओम, ये 50 ओम, सेम ऊपर वाले सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया। और हम जब इस सर्किट को बनाते देते हैं, हम देख रहे हैं कि इट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज। बस क्या है यहाँ पे, गैल्वेनेटर की जगह विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर replaced by 50 ohm resistor, 50 ohm resistor, 50 ohm रेजिस्टर गैल्वेमीटर की जगह लगा दिया हमने, और उसमें करंट जीरो जा रही है, जैसे गैल्वेमीटर में से जीरो जाती है। तो जब करंट जीरो हो गई, दैट इज, इसमें से अगर मैं करंट को IG ही लिखूं, यहाँ पे जीरो है, तो उस केस में तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस होगा R1 अपॉन R2। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को R1 नाम दूं, इसको R2 दूं, इसको R3 और इसको R4 जैसे हमने दिया, तो R1 अपॉन R2, यानी जैसे वहाँ पे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S था, यहाँ पे
1/R2 R3/R4। तो R1 की वैल्यू दे रखी है 10, R2 है 20, R3 की जगह R हमें कैलकुलेट करना है, R4 है 4। तो यहां से हम R कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10/20 इंटू 40, तो ये हो गया आपका 20 ओम। तो R की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चन होगा उसमें शेप थोड़ी अलग हो सकती है। अगर आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो आपने देखा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही केस है। बस गैल्वेमीटर की जगह 50 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया इन्होंने, और उसमें करंट जीरो है, तो वहां गैल्वेमीटर हो या रेजिस्टेंस हो, जब करंट जीरो ही है तो वो आर्म इनइफेक्टिव हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, ये डायग्राम बना है फिगर ए में, और कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर शोन इन द फिगर। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, बड़ा ही थोड़ा सा आप क्लेवरली इसको देखेंगे, ये मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं, ये मैं सी पॉइंट कह देता हूं, मान लीजिए ए, और ये सी पॉइंट है मान लीजिए, और ये पॉइंट को हम मान लीजिए एक को बी कह रहे हैं और इसको डी पॉइंट कह देते हैं। अब देखिए अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं ए से सी के बीच में, ध्यान से देखना, ए से सी के बीच में एक पॉइंट बी है, एक डी है, और ध्यान से सर्किट को अब ऊपर को देखना है आपको। ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस लगाया, आप लगा दीजिए 1 ओम रेजिस्टेंस। डी से सी के बीच में देखने ये 2 ओम रेजिस्टेंस लगाया, आप लगा दीजिए 2 ओम रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में ये 2 ओम रेजिस्टेंस लगाए, ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में है 2 ओम रेजिस्टेंस, और बी और सी के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये आप कैलकुलेट यहां लगा दीजिए 4 ओम, और बी और डी के बीच में 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये यहां पे आपने लगा दिया 5 ओम रेजिस्टेंस। और ये आपका सेल है 4 वोल्ट का दिया है, और यहां आप की लगा सकते हो, दिया है क्वेश्चन में। तो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, बिल्कुल आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कहते हैं कि अगर 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट जीरो है तो ये P/Q बराबर होगा R/S के, यानी कि 1/2 2/, लेकिन उसका उल्टा भी सही है, कन्वर्स ऑफ व्हीटस्टोन यहां पे लगाइए हियर। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को नाम देता हूं मान लीजिए P, ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में Q, पी ए और बी के बीच में R, और डी और सी के बीच में S। तो हमें पता है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें P/Q R/S के बराबर है। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू 1 है, Q की 2 है, और R की 2 है, और S की 2, तो ये बराबर है। देयरफॉर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल के कन्वर्स से आप कह सकते हो, यूजिंग व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अगर हमने P/Q R/S के बराबर हमें पता चल गया, इसका मतलब IG 0 है, यानी कि 5 ओम के रेजिस्टेंस से कोई करंट जा नहीं रहा है। इसका IG नाम दे देते हैं चलिए समझने के लिए, देयरफॉर IG विल बी 0। और अगर IG 0 हो गया, इसका मतलब B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। और जब दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं वहां से कोई करंट कभी पास नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये दोनों ये इनइफेक्टिव हो गया। जब यहां से कोई करंट ही नहीं जाएगी तो इस रेजिस्टेंस को चाहे आप यहां से हटा भी दीजिए, इनइफेक्टिव हो गया। तो इनइफेक्टिव का मतलब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो ये सर्किट आपका इक्विवेलेंट हो गया। 5 ओम के रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा सर्किट में, क्योंकि उसमें से करंट नहीं जाएगी। P/Q इक्वल टू R/S है, तो उसमें से करंट नहीं जाएगी, तो इसका मतलब उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, इनइफेक्टिव। तो उसके हटाते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम इनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R और S सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S बीइंग इन सीरीज, सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका रिजल्टेंट को मान लीजिए मैं R1 नाम देते हैं यहाँ पे। तो R1 इजिकल टू R+S, सीरीज में होने की वजह से दोनों का सम, तो 1 + 2 इजिकल टू 3 ओम रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q, और ये भी सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से यहाँ पे इनका मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को हम R2 नाम देते हैं, दैट इज P+Q। P की वैल्यू 2 ओम है, Q की वैल्यू 4 ओम है, तो ये 6 ओम हो गया। और ये जो R1 R2 आपने निकाले दो रेजिस्टेंस इस आर्म के,
और इस आर्म के ये आपस में पैरेलल हैं, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क की अगर हम बात करें, पूरे ब्रिज की बात करें ऑफ नेटवर्क, चारों रेजिस्टेंस, पांचवा तो इनफेक्टिव हो गया, विल बी इज गिवन एज, तो ये दोनों R1 और R2 पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट को मान लीजिए मैं R डैश कहता हूं, तो दोनों पैरेलल में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये हो गया R1 की वैल्यू आई थी आपकी 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, तो इनका रिजल्टेंट हुआ 18/9 2 ओम। तो आपके सर्किट का रेजिस्टेंस चारों जितने भी 5 रेजिस्टेंस लगे थे उनका 2 ओम होगा, 5वां इनफेक्टिव है वो अलग बात है। तो करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तो आप निकाल सकते हो I इज इक्वल टू जितना EMF है सेल का डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R डैश हमने टोटल रेजिस्टेंस दिया और 4 वोल्ट की आपका बैटरी है और पूरा रेजिस्टेंस 2 ओम आया है आपके सर्किट का, तो वोल्ट और ओम जब डिवाइड करोगे तो SI यूनिट में आपकी 2 एम्पियर की करंट। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए, आप ध्यान से देखिए। आपने जब ध्यान से देखा तो आपने देखा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है, तो ये वेट स्टोन ब्रिज है, तो 5वां रेजिस्टेंस वहां पे उसमें से करंट नहीं जाएगी, तो इनइफेक्टिव हो गया, उसे हटा दिया और उसके हटाते ही हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। तो इस तरह से हमें Question is, in a meter bridge, two unknown resistances R and S when connected in two gaps give a null point at 40 cm from one end. What is the ratio of R and S? तो L दे दिया है और R अपॉन S पूछा है और हमें पता है इन बैलेंस कंडीशन हमें पता है P अपॉन Q बराबर होगा R अपॉन S के, और P प्रोपोर्शनल है L के, Q प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L के, R अपॉन S, और बस आपको L दिया है 40 और 100 माइनस L दिया है 100 माइनस 40 हो जाएगा R अपॉन S। तो बस R अपॉन S पूछा है आपसे, सिंपल, ये बोर्ड का क्वेश्चन, और देखिए कितना सिंपल है, 40/60 2/3, तो R रेशियो S 2/3, अगर रेशियो में पूछा है, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, the question is, in a meter bridge experiment setup shown in the figure, the null point is obtained at a distance of 40 cm from end A of the meter bridge wire. If the resistance of 10 ohm is connected in series with R1, R1 के साथ अगर हम 10 ohm का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें तो null point is obtained at AB is equal to 60 cm. Calculate the value of R1 and R2. तो दिया है L इजिकल टू 40, R1 R2 दो रेजिस्टेंस दिए, L डैश इजिकल टू 60 जब R1 प्लस 10 हो गया और R2 रेजिस्टेंस है। तो हम केस फर्स्ट की बात करें तो हमें पता है वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगेगा, गैलमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, तो P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S की जगह यहाँ पे R1 अपॉन R2 दिए हैं रेजिस्टेंस, तो R1 अपॉन R2 इजिकल टू हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L, और L आपको दिया है 40 आया है क्वेश्चन में, और ये 100 माइनस 40, तो दिस इज इक्वल टू 40 अपॉन 60, यू विल गेट 2/3। केस सेकेंड, जब R1 की जगह उसमें एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हो गया R1 की जगह R1 प्लस 10, नीचे R2 ही है, R2 की जगह R2 ही है, वो बराबर होगा L डैश अपॉन 100 माइनस L। इस बार आपका बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे आया है, तो 100 माइनस 60, तो दैट इज 60 अपॉन 40, दैट इज 3/2। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन मान लीजिए 2 को 1 से, तो R1 प्लस 10 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 2/3, तो दैट इज 3/2 डिवाइड बाई 2/3, तो यू विल गेट 9/4, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 R1 प्लस 40 9R1, तो यहाँ से आ जाएगा 5R1 इज इक्वल टू 40, यू विल कैलकुलेट R1 इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 8 ओम, और जब आपने ये निकाल लिया देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ जगह कम है, R1 की वैल्यू आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 अपॉन R2 हमने पढ़ा है 2/3 है, तो R1 की वैल्यू तो 8 हो गई, डिवाइड बाई R2
इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8 दैट इज 12 ओम। तो आंसर आ गया आपका। आंसर R1 इज इक्वल टू 8 ओम और R2 इज इक्वल टू 12 ओम। तो आंसर लग दीजिए एक साथ। क्लियर है? तो आज इतना ही, और इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इन्हें बड़े ध्यान से करना है। आपने देखा जो आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा उसी की प्रैक्टिकल फॉर्म आपने पढ़ी मीटर ब्रिज, और उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखे। बड़े इजी हैं, बड़े आसान हैं, बड़े ध्यान से करोगे तो समझ आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।